जी जी। तो आप लोगों ने जब इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ये स्टडी नोट नंबर 3 की तरह से हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ये उसी का एक कॉपीड वर्जन है, राइट? हेलो, हाँ बच्चों, रिस्पॉन्स करते रहो आप लोग। जी, वॉइस क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कोई एक ना नेता बन जाओ, आप सब में से कोई एक लीडर बन जाओ जो सबके ब्याह पर यस यस करते रहो। मुझे लगेगा सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है? अर्जुन, हेलो अर्जुन, हाँ तुम बनो लीडर, तुम यस यस करते रहना, ठीक है? ओके सर। चलो, हाँ ओके। अच्छा बच्चों, जैसे ये सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्टडीज में, इसकी क्लास 11th में भी ये टॉपिक था, आपको मालूम होगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली एक यूनिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, थोड़ा डिफरेंट है ये उन बिजनेसेस के लिए जो बिजनेस स्मॉल स्केल पर बिजनेस करते हैं। कोई भी ऐसी प्रोवाइडरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म जिसके टर्नओवर पूरे साल में 2-3 लाख 4 लाख रुपए होती है और बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, परचेजेस कम होती हैं, सेल्स कम होती है, तो वो लोग डिस्करेज होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग से। बेसिकली सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो सिस्टम है ये उन बिजनेस पर्संस को, उन बिजनेसेस को एनकरेज करने के लिए है जो डिस्करेज होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। अब जैसे मान लीजिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपने क्लास 11 से लेकर अब तक पढ़ा, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में आप क्या पढ़ते हैं कि पहले हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम अलग करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को अलग और सोशल ट्रांजैक्शंस को अलग, राइट? फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेकर हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं और फिर एंट्रीज पास करके लेजर में पोस्टिंग करते हैं, वाउचर्स मेंटेन करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हैं, सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं, फिर ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस, फिर उससे फाइनल अकाउंट। एक लेंथी प्रोसीजर है डबल एंट्री बुक कीपिंग का। तो जो छोटे बिजनेसेस थे जिनमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम थी, जिनकी टर्नओवर कम थी, उनको लगा कि यार ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग इतना लेंथी सिस्टम है अकाउंट्स का कि इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये कॉस्टली भी है। इतनी सारी बुक्स परचेस करो फिर उनको मेंटेन करो, तो ये तो एक बर्डन हो गया। तो उन्हें लगता है कि यार बिजनेस तो हमारा छोटा सा है, ट्रांजैक्शंस हमारी कम है, टर्नओवर हमारी कम है और अकाउंट्स इतने लेंथी हैं, तो इतने छोटे से बिजनेस के लिए इतने बड़े अकाउंट्स को मेंटेन करें। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करेंगे। तब ये सिंगल एंट्री सिस्टम को लॉन्च किया गया। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली ऐसे ही बिजनेसेस के लिए है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है और उनका वो एक वेरी वेरी स्मॉल स्केल पर बिजनेस करते हैं। तो ये लोग कहीं अकाउंट्स मेंटेन करना बंद ना कर दें, इसलिए इनको दिया गया है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम किस तरह से उनके वर्कलोड को कम करेगा? आप सब बच्चे जानते हो कि जब हमने पढ़ा था अकाउंट्स में, एक गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंट्स में हमने, और जो हमारी अकाउंट्स की ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने पढ़ा था कि हम सभी चीजों को 3 भागों में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और बिजनेस में मोस्ट ऑफ द आइटम्स बच्चों रियल होती हैं। आप कोई भी चीज देखें जो विजिबल और टेंजिबल है वो रियल है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में जो रियल आइटम्स है इनके अकाउंट्स को मना कर दिया गया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का में बर्डन कैसे कम हुआ अकाउंट्स का, कि बिजनेस में जब हम अकाउंट्स ओपन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल, और आपको रियल अकाउंट्स इसमें नहीं बनाने। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सभी रियल अकाउंट्स आपको नहीं बनाने, कोई भी रियल अकाउंट नहीं बनाना, एक एक्सेप्शन है और वो है कैश अकाउंट। तो सभी एसेट्स, सभी जो भी हमारे पास करंट और फिक्स एसेट्स हैं, उन सब अकाउंट्स हम बच गए, वो हमें नहीं बनाने। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि कैश, क्योंकि विजिबल और टेंजिबल एक रियल आइटम है, बस वो अकाउंट हमें बनाना है। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स, एक बड़े सारे अकाउंट्स बनते हैं नॉमिनल में, जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज है, इनकम्स हैं, गेन है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट हमें सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाना होता। इस तरह से 95% बर्डन ऑलमोस्ट हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है और 5% अकाउंट्स बचते हैं जिसमें हमें बनाने होते हैं सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स में सिर्फ कैश अकाउंट। तो बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम के पीछे लॉजिक ये है कि हम उन बिजनेसेस में इसको यूज करते हैं जहां पे टर्नओवर कम है, जहां पर ट्रांजैक्शंस कम है और एक बहुत ही छोटे लेवल पर बिजनेस है। चलो, एक बात तो ये डिस्कस हो गई। अब इसके बाद जब हमने क्लास 11th में टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा कि क्लास 11th में इसका नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर जब आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 में आए तो थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया और इसका नाम हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अभी ये डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। जब कोई बिजनेस या कोई बिजनेसमैन जब
जानबूझकर अपने अकाउंट्स को इनकम्प्लीट रखे। मैंने क्या बोला? डेलिबरेटली, जानबूझकर। जब कोई बिजनेसमैन जानबूझकर अपने अकाउंट्स को इनकम्प्लीट रखे, तब हम इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम एक वेल डिजाइंड सिस्टम है जो कि दिया गया है ऐसे ही बिजनेस के लिए जो स्मॉल स्केल पर है। तो एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस बहुत छोटा सा है, वो चाहता है कि अकाउंट्स मेंटेन तो हो, मुझे प्रॉफिट भी पता चले, लेकिन मुझे लेंदी एक सिस्टम को फॉलो ना करना पड़े, तो वो जानबूझकर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है कि इसका सिंगल एंट्री सिस्टम नाम है। अब इसका नाम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों है? इनकम्प्लीट, जब सिंगल एंट्री सिस्टम नाम था तो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और क्यों लगाया? अब सुनिएगा। कई बार बिग बिजनेस हाउस, एक बड़े बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर करोड़ ऑफ करोड़ में है और एक दिन में 100 200 ट्रांजैक्शंस होती हैं, पूरे साल में लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक बड़ा बिग बिजनेस हाउस है, पक्का वो डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करेगा। क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए आपको बताऊं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, राइट? तो एक बड़ा बिग बिजनेस हाउस तो फॉलो करेगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो तो सिंगल एंट्री को फॉलो नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो उसके प्रेमाइसेस में एक हैवी फायर अकर्ड हो जाए, बड़े लेवल पर बिजनेस में आग लग जाए, और आग इतने बड़े लेवल पर लगी हो कि सारे रिकॉर्ड्स जल जाएं, पूरा एकदम उनके जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था वो पूरा डैमेज हो गया, सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो गए, या कोई किसी कम्युनिटी में या किसी एक रीजन को लेकर किसी और रीजन से कोई राइट्स हो जाते हैं और झगड़े फसाद होने से वहां पर लूटपाट होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसा बिजनेस जो एक बड़े स्केल पर था, लेकिन आग लगने से या कुछ और चोरी डकैती होने से उनके सारे रिकॉर्ड्स डैमेज हो गए, तब वो लोग क्या करेंगे? तो क्या वो साल अपने फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे? पक्का बनाएंगे, और उनके रिकॉर्ड्स कहलाएंगे इनकम्प्लीट। तो ये जानबूझकर अपने रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट नहीं रख रहे, यहाँ पर इनकी मजबूरी है कि आग लगने से रिकॉर्ड्स डैमेज हो गए। तो इन डैमेज रिकॉर्ड्स को लेकर ये जो कागज बचे हुए होंगे उनके पास, आधे जले हुए या कुछ बच गए होंगे, उन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से ये अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है इस मजबूरी की वजह से कि आग लग गई और सब डैमेज हुआ, तब ये कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और जब हम जानबूझकर इनकम्प्लीट रखते हैं तो ये कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों आप ये बताओ कि डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए अब सुनिएगा। कोई भी बिजनेस जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है जानबूझकर, क्योंकि बिजनेस स्मॉल स्केल पर है, तो इस सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स बड़े सिंपल से एक दो हैं। वो ये कि एक तो ये टाइम सेविंग है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि किसी भी बिजनेस के अगर आप लेजर देखोगे, किसी भी बिजनेस के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे, तो मेनली अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल। आप इस बात को समझो, कोई भी चीज जो आपको विजिबल है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो क्या है? वो रियल है। और बिजनेस में 90% आइटम्स तो रियल होती है डियर, और रियल अकाउंट आपको इसमें बनाने ही नहीं है। और रियल अकाउंट्स खत्म हो गए, इसके बाद क्या होते हैं आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स। कोई भी अकाउंट आपको नहीं बनाना, सिर्फ कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? पर्सनल, जिसमें आपके अकाउंट्स होते हैं डेटर्स के और क्रेडिटर्स के अकाउंट। इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि रियल अकाउंट्स में एक एक्सेप्शन है, वो है कैश अकाउंट। ये आपको बनाना होगा। अब क्या नहीं बनाना, ये बात ज्यादा बड़ी है। छोटी सी बात करते हैं कि आपको अपने देनदारों के अकाउंट बनाने होते हैं, अपने लेनदारों के अकाउंट बनाने होते हैं, और कैश अकाउंट। बस कोई भी बिजनेस, कोई छोटा सा बिजनेस, वो तीन चीजें मेंटेन कर ले। किसको माल बेचा उसका अकाउंट बना ले, किससे माल खरीदा उसका अकाउंट बना ले, और कैश कितना आया और कितना गया, बस एक अकाउंट वो बना ले। सिंपल, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट, ये तीन चीजें मेंटेन करिए, हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट, राइट? अब इसके बाद हम आते हैं आगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये चैप्टर इतना आसान होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया कि एग्जाम्स में कंटिन्यूसली आ रहा है, ये एक रेगुलर बेसिस पर एग्जाम्स में आता है। कोई भी एग्जाम किसी भी अटेम्प्ट का ऐसा नहीं है, जैसे आप देखें जून का या दिसंबर का कोई भी एग्जाम, अगर आप 2017 जून ऑनवर्ड्स देखेंगे, हर बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। इसका रीजन ये है कि इसमें दो चैप्टर कवर हो रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। दो टॉपिक को कवर करता है ये। और इसके बाद इसमें क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, तो बच्चों को जब इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है कि ये कैलकुलेशंस में कितने परफेक्ट हैं, कोई पर्टिकुलर आइटम कैलकुलेट करवानी हो, तो भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव था, डिस्क्रिप्टिव था और ऑफलाइन एग्जाम था, तब इसमें से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता था, कभी 8 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 12, इवन 15 मार्क्स तक में भी इसमें से फुल फ्लैश क्वेश्चन आया है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? जो एग्जाम अभी हुआ जनवरी में इस साल, और जो अब एग्जाम होगा जुलाई में,
उसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन तो लुक वैसा ही होगा जैसे पहले था, जो आपके पहले एग्जाम्स हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हुए हैं, ऑफलाइन पेपर, उसमें जो क्वेश्चन का लुक था सेम लुक होगा यहाँ पर। लेकिन बस आपसे आंसर पूछा जाएगा, आपसे प्रॉफिट का अमाउंट पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और जो ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको करेक्ट प्रॉफिट को टिक करना होगा और आपको रफ में वर्किंग में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बस प्रेजेंटेशन नहीं देना, लेकिन कैलकुलेशंस आपको सारी करनी होंगी और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। चलिए अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इससे थोड़ा कनेक्ट करते हैं थ्योरी से। अब जबकि एक बिजनेसमैन ने जानबूझकर पूरे साल सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करा और अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे और सिर्फ डेटर्स के क्रेडिटर्स के अकाउंट मेंटेन करे और एक कैश अकाउंट और रियल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि पूरा साल गुजरने के बाद जब 31 मार्च आएगी और 31 मार्च को जब अपने ये फाइनल अकाउंट बनाएगा, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा, तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। रीजन, फाइनल अकाउंट बच्चों ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट किससे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना जरूरी, जब तक ट्रायल बैलेंस ग्रीन सिग्नल नहीं देगा वो इक्वल नहीं होगा। जब तक ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा हम फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। और बच्चों ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, रीजन क्योंकि आपने अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करे। जब आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो नहीं करा, जब आपने हर एक डेबिट को कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया और हर एक क्रेडिट का कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट नहीं दिया, किसी ट्रांजैक्शन को आपने डेबिट करा क्रेडिट नहीं करा, किसी ट्रांजैक्शन को सिर्फ क्रेडिट करा डेबिट नहीं करा, तो इसका असर ये होगा कि साल के आखिर में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसकी दोनों कॉलम का टोटल इक्वल नहीं आएगा। और इक्वल तो छोड़िए, बड़ा भारी डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड का टोटल 1,22,000, क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 15,000। अब 1,22,000 और 15,000 में तो एक ह्यूज गैप है। इस गैप को कैसे भरेंगे आप एरर को रेक्टिफाई करेंगे, ढूंढेंगे मुझसे गलती कहाँ हुई। गलती हुई नहीं है आपसे, आपने तो जानबूझकर ऐसा करा है। आपने पूरे साल रियल अकाउंट्स बनाए ही नहीं, आपने नॉमिनल अकाउंट्स बनाए ही नहीं है, तो ये तो हमने जानबूझकर करा। ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, और जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना जरूरी है, और ट्रायल बैलेंस के इक्वल होने के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग का फॉलो करना जरूरी है। हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो नहीं करा, हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करा, और सिंगल एंट्री सिस्टम में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस का सिंगल इफेक्ट होता है, और कुछ ट्रांजैक्शन तो ऐसी होती है डियर कि उनका एक भी इफेक्ट नहीं होता, और कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि अनजाने में डबल इफेक्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से, एक सिंगल एग्जांपल से तीनों बातें समझाता हूं। हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेस करा मोहन फर्निशिंग हाउस से, और हमने क्रेडिट में लिया, उधार लिया है। हम इसकी पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे। फर्नीचर की कॉस्ट है 10,000 रुपए। बच्चों इसकी एंट्री पास करो, फर्नीचर परचेस करो मोहन फर्निशिंग हाउस से उधार। क्या एंट्री बनेगी, कोई बच्चा बताएगा इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन एंटरप्राइज जो भी है। राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोहन फर्निशिंग हाउस 10,000। अब ये बताओ कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये फर्नीचर रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? रियल। ये अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या हम फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे? नो सर। नेवर। ये मेंटेन नहीं होगा। तो फर्नीचर अकाउंट जब ओपन ही नहीं कर फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन नहीं करा, राइट। फर्नीचर अकाउंट जब हमने ओपन नहीं करा तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे। अभी वॉइस क्लियर, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। जी। फर्नीचर अकाउंट को हमने ओपन नहीं करा क्योंकि वो रियल अकाउंट है, तो उसको हम डेबिट इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन मोहन फर्निशिंग हाउस एक फर्म है, और फर्म जाती है पर्सनल की कैटेगरी में, तो मोहन फर्निशिंग हाउस को हमने ओपन करा है, उसे हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे। यहां पर इस ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट हुआ। बच्चों इसे रिपीट करो, मोहन फर्निशिंग हाउस से फर्नीचर परचेस करने की एंट्री पास करो। यस प्लीज, एनीवन ऑफ यू? फर्नीचर अकाउंट डेबिट मोहन फर्निशिंग हाउस। मोहन फर्निशिंग हाउस यहाँ पर पर्सनल है और फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर रियल है। फर्नीचर रियल है, ये डेबिट नहीं होगा। रियल अकाउंट ओपन नहीं होते सिंगल एंट्री सिस्टम में। मोहन फर्निशिंग हाउस ओपन होगा क्योंकि ये पर्सनल है। तो यहां पर आप एक सिंगल इफेक्ट देंगे, वो है क्रेडिट इफेक्ट। आप मोहन फर्निशिंग हाउस को क्रेडिट तो करेंगे लेकिन फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, राइट। तो सिंगल इफेक्ट हुआ। इसके बाद 1 महीने बाद आपने पेमेंट कर दी। अब जरा पेमेंट की एंट्री पास करो, कोई बच्चा कैश में पेमेंट करो मोहन फर्निशिंग हाउस को।
क्या बनेगी एंट्री मोहन- कैश पे करने की? मोहन 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 फर्निशिंग फर्निशिंग हाउस टू हाउस कैश। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर दोनों अकाउंट ओपन होंगे। क्यों ओपन होंगे दोनों अकाउंट, बताओ? डबल इफेक्ट क्यों होगा यहाँ पर? मोहन फर्निशिंग हाउस मोहन पर्सनल फर्निशिंग- अकाउंट है। हाँ, यस यस, पर्सनल अकाउंट है, वो डेबिट होगा। और कैश रियल है, लेकिन एक्सेप्शन है माय डियर। कैश रियल है, राइट, लेकिन एक्सेप्शन है। कैश अकाउंट हम ओपन करते हैं तो मोहन फर्निशिंग हाउस को हम डेबिट इफेक्ट देंगे, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो यहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के बाद भी हमने इस ट्रांजैक्शन को डबल इफेक्ट दिया, राइट। अब इसके 1 साल बाद जरा फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री पास करो, इसी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन टू Depreciation account debit to furniture account. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? नॉमिनल। नॉमिनल है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट नहीं ओपन होते। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा तो हम डेबिट इफेक्ट नहीं देंगे। अच्छा, क्रेडिट क्या करा था आपने? फर्नीचर फर्नीचर रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? रियल है। रियल ये अकाउंट भी ओपन नहीं होगा, ये अकाउंट भी ओपन नहीं यस होगा। सर, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन को तो एक भी इफेक्ट नहीं हुआ। आपने जब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करा और एंट्री पास करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो एसेट्स रियल है इसलिए ओपन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नॉमिनल है इसलिए ओपन नहीं होगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम एक भी इफेक्ट नहीं देते डियर। क्लियर है बात ये? यस सर। अच्छा, अब कोई बच्चा एक कॉमन सेंस यूज करते हुए बताओ कि क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी, डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 में होता है, तो क्या वो कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर सकती है? यस सर। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। रीजन? बिकॉज क्योंकि वो उसको क्या बोलते हैं, जो भी फॉलो करना है वो कंपनीज एक्ट 2013 उसे क्या बोलते हैं गाइड कर रही है। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। वो एक एक्ट के अंडर रेगुलेट होती है, वो फॉलो नहीं कर सकती सिंगल एंट्री पर सर सिस्टम। एक और वैसे एक्सेप्शन भी, है कि वो कर सकती है। हाँ जी बताओ। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर क्या बोलते हैं उसकी जो कंपनी है उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अकाउंट्स मेंटेन करती है, वहां पे फायर आग लग गया या कुछ हो गया, दंगे फसाद हो गए, तो फिर वो उस टाइम में एक्सेप्शन है कि उसे अलाउ कर दिया जाता है कि हाँ, उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और फिर वो चलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पे अपने फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कुछ ज्यादा आगे जा रहे हो तुम मेरे भाई, बहुत आगे हो। हंस के रहा भाई तो। नहीं, उसे हंसने दो। अभी इसको क्लास के बाद ना, सेशन के बाद इसे कॉल जाएगा, तब इसकी हंसी बंद होगी। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो एक मैंने एक्चुअली अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात की नहीं थी, मैं सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा। तो हम अगर नॉर्मली बात करें, एक कॉमन सेंस यूज करें, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए सिस्टम नहीं है। अभी मैं उस सिस्टम की बात कर रहा था जो हमें दिया गया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉलो नहीं कर सकती। ये सिर्फ 2 ही बिजनेसेस के लिए है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और एक पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन वहां पर भी कंडीशन है कि बिजनेस एक बहुत ही लोअर लेवल पर हो, स्मॉल स्केल पर हो, वेरी वेरी स्मॉल स्केल, ट्रांजेक्शन्स बहुत कम हो, और जो सेल्स परचेज है उनके अमाउंट बहुत कम हो, वहां पर ये पॉसिबल है। अदरवाइज प्रोवाइडरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म भी डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करती है। और मैंने आपसे कहा कि डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज भी नहीं करा है। चलिए बच्चों, फिर आते हैं, अब ये चोरी हुई, अभी से फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। अब बिल्कुल रेलिवेंट बात सुनिएगा। अब वो बात आपसे मैं डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम्स में डील करना है, जिससे उस सिचुएशन से। देखिए, जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इसका असर ये होता है कि पूरे साल सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के बाद साल के आखिर में, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, और उसको हम इक्वल करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि हमने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे। अब जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो फाइनल अकाउंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन जो पूरे साल बिजनेस करता है, हार्ड वर्क करता है, वो क्या चाहता है कि साल के आखिर में उसको पता चले कि पूरे साल जो उसने मेहनत करी उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है। तो यहां पर ये सिंगल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पूरे साल बिजनेस करने के बाद, अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद भले हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करा, लेकिन कुछ तो हमने लिखा ना, कुछ तो अकाउंट्स हमने मेंटेन करे। फिर जब साल खत्म हो, 31 मार्च आई, और हम चाहते हैं कि हमको हमारा प्रॉफिट पता चले, तो हमें प्रॉफिट ही नहीं पता चल पा रहा। अब बिजनेसमैन दिन रात मेहनत क्यों करता है, दिन रात हार्ड वर्क क्यों करता है? एक मोटिव है,
एक फोर्स है जो उसको धकेलती है काम करने के लिए, वो फोर्स है पैसा। प्रॉफिट, पैसा। ठीक है, सुन लिया मैंने, आवाज भी पहचान ली। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं कि साल के आखिर में हमको पता चले कि हमने पूरे साल जो मेहनत करी, जो परफॉर्मेंस दी, उसका रिजल्ट क्या निकला। वो प्रॉफिट की फिगर उसको नहीं पता चलेगी तो फिर अगले साल वो कैसे और मेहनत करेगा और कैसे पता लगाएगा कि उसे कितना और अभी कड़ी मेहनत करनी है और ज्यादा कमाने के लिए। तो प्रॉफिट के लिए उसने सारा साल काम करा और प्रॉफिट ही पता नहीं चल पाता इस मेथड से, इस सिस्टम से। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को इस सिस्टम ने ही दूर करा। सिंगल एंट्री सिस्टम ने बताया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बिजनेसमैन, वो बिजनेस, उन बिजनेसेस में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। बच्चों, इस सिस्टम ने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड दिए हैं। पहला कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और सेकंड है कन्वर्जन मेथड। राइट बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और सेकंड इज कन्वर्जन मेथड। चलो, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से, मैं भी आपको 10-12 पीपीडीज भी शो करूंगा, उसमें थोड़ा उसमें जल्दी पढ़ाऊंगा आपको, ताकि अभी जो आपने सुना उसी को रिपीट करूंगा उसके अंदर। तो पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद पीपीडीज में, क्योंकि अगर मैंने पीपीडीज ओपन करी तो आपका सारा फोकस पीपीडीज के ऊपर होगा, फिर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो सुनिएगा बच्चों, ये 2 मेथड है, इन्हीं में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। आज जो आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा वो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, सेकंड इज कन्वर्जन मेथड। जो लोग डेलिबरेटली, जो बिजनेसेस जानबूझकर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से। और जो बिग बिजनेस हाउस हैं, जहां पर फायर अकड़ हो गई, आग लग गई और सारे रिकॉर्ड्स जल गए और मजबूरी में उनके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, वो फॉलो करते हैं कन्वर्जन मेथड। तो ये बातें हम बुक में नहीं पढ़ते, ये बातें नॉर्मली डिस्कस भी नहीं होती, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब आप जॉब में जाएंगे, तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि अगर बिजनेस छोटा है और जानबूझकर डेलिबरेटली अगर उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट रखा तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से। अगर आग लगने की वजह से या कोई और मिसहैपनिंग हो गई जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स डैमेज हो गए और वो इनकम्प्लीट है, तो हम फॉलो करते हैं कन्वर्जन मेथड। चलिए, अब पहले वाले मेथड पर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको 2 कैपिटल चाहिए, एक साल के पहले दिन का ओपनिंग कैपिटल और एक ईयर एंड का क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फर्म का क्वेश्चन में दे रखा है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आप ये देखते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, राइट। अब मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा आपसे। एक प्रोप्राइटर बिजनेस का मिस्टर एक्स, उनको अब सिंगल एंट्री सिस्टम उन्होंने फॉलो करा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। क्या करेंगे हम, जैसे एज्यूम करिए कि करंट ईयर बच्चों 2018-19 है, 2018-19। करंट ईयर 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। 1 अप्रैल 2018 का जो कैपिटल होगा मिस्टर एक्स का, वो इनका करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल है। और बच्चों 31 मार्च 2019 का जो कैपिटल है मिस्टर एक्स का, वो उनके करंट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल है। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि ये जो पूरा करंट ईयर है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, इस पूरे साल में 365 दिन में मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस से कितना ड्राइंग्स करा। अब वो ड्राइंग्स चाहे उन्होंने कैश में करा हो चाहे काइंड्स में करा हो, वो फर्म से गुड्स ले गए हो या फर्म से उन्होंने कैश विड्रॉ करा हो, जो भी इनकी टोटल ड्राइंग से उनका कैलकुलेशन करेंगे कि पूरे साल में इन्होंने टोटल कितना विड्रॉ करा अपने पर्सनल पर्पसेस, अपने पर्सनल यूज के लिए, वो इनकी ड्राइंग्स। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मिस्टर एक्स ने इस साल क्या कोई और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है। बच्चों, एडिशनल कैपिटल सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं हो सकता, काइंड्स में भी हो सकता है। अगर वो कोई अपना प्रीमाइसेस, अपना पर्सनल हाउस, अपना घर बिजनेस में दे देते हैं और बिजनेस करते हैं उसमें, तो ये भी उनके कैपिटल का पार्ट होगा। तो कैपिटल कैश में और काइंड्स में किसी में भी हो सकता है। हमें सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन चाहिए और हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। बच्चों, अब इसको कितना भी फैला के, कितना बड़ा करके आप समझो, आपकी मर्जी, नहीं तो बात बहुत छोटी सी है। सिर्फ 4, ना 5 ना 3, सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन चाहिए और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। एक बच्चों ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल, एक ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। 4 चीजें कौन सी, ओपनिंग कैपिटल, राइट, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। यस सर। इन 4 इंफॉर्मेशन से आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। आपको रिवर्स चलना है, रिवर्स, उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलते हैं भाई, आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च में नहीं आना, आपको 31 मार्च से 1 अप्रैल में जाना है।
ये प्रैक्टिकल डिस्कस हो रहा है, आज का जो टेस्ट होगा वो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आप ये वाली बात मेरी ध्यान से सुन रहे हैं और आपने पहले पढ़ भी रखा है। तो बच्चों रिवर्स से मेरा क्या मतलब है, हम पहले कौन सा कैपिटल लेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। जब आप उल्टा चलेंगे तो ये बताइए कि क्लोजिंग से आपको ओपनिंग की तरफ जाना है, तो आपको रिवर्स गियर डालना होगा। रिवर्स गियर से मेरा मतलब है जो भी पूरे साल में प्लस हुआ है उसे आप माइनस करेंगे और जो माइनस हुआ है उसको आप प्लस करेंगे। जल्दी बताइए, ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं नॉर्मली या प्लस करते हैं? नहीं, नॉर्मली माइनस नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली माइनस करेंगे। अरे सर जी की बात आपसे नहीं सर की बात, अरे सब बच्चे सही बोल रहे हैं, सभी सर हैं यहाँ पर। ये बता, हाँ ये अरे बस हो गया, बड़ा एग्रेशन है। मैं ये पूछा था कि नॉर्मली क्या करते हैं, मैं इस चैप्टर में नहीं पूछा नॉर्मली ड्राइंग्स का क्या होता है। सर माइनस होती है। माइनस करेंगे। यस माइनस करते हैं नॉर्मली, राइट। अब लेकिन आप इसमें सीधा चल रहे हैं या उल्टा चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। उल्टा। आप ओपनिंग से क्लोजिंग पर आ रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं? क्लोजिंग से ऊपर जा रहे हैं। आपको रिवर्स चलना है, तो जो ड्राइंग्स आपने ओपनिंग से क्लोजिंग में आने में माइनस क्यों होंगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। आपको क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है, राइट। तो आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। अच्छा, अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है, अगर आपने और कैपिटल लगाया तो इसका आपका कैपिटल बड़ा होगा, आपने प्लस करा होगा, आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस कर देंगे, लेस करेंगे, राइट, लेस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो आप रिवर्स चलिए, दोबारा क्लोजिंग कैपिटल लीजिए, ड्राइंग्स को प्लस कीजिए, एडिशनल कैपिटल को माइनस कीजिए। जब आपने क्लोजिंग में सब कुछ रिवर्स कर दिया तो ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। बिल्कुल बच्चों, ओपनिंग के इक्वल आना चाहिए। मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, देखो यही प्रैक्टिकल है, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आ रही है, म्यूट हो गए। वीडियो अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस सर, यस सर। चलो अब ये बताओ बच्चों, मैं आपसे ये पूछा था कि मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो हम जो प्लस हुआ था उसे माइनस करेंगे और जो पूरे साल में माइनस था उसको प्लस करेंगे, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को आप कर देंगे ऐड और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे आप? माइनस। तो ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। अगर ये सच में ओपनिंग कैपिटल के जस्ट इक्वल आया तो आप इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि इसका मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट है इस फॉर्म का, ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। यस सर। और अगर आंसर पॉजिटिव आया क्लोजिंग में से, अगर क्लोजिंग तो ओपनिंग से ज्यादा हुआ क्लोजिंग तो प्रॉफिट है, और अगर क्लोजिंग ओपनिंग से कम हुआ तो लॉस होगा, राइट। बच्चों ये कौन सा मेथड था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। अच्छा, इसमें आपको 4 इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स। अब कोई बच्चा आप में से बताओ कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या करोगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कुछ बच्चों ने, चलो एक बड़ी मजेदार बात डिस्कस करते हैं अभी। कुछ बच्चों ने कहा कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कुछ ने कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। यार ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंस शीट में फिगर्स कैलकुलेटेड होती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एस्टिमेटेड फिगर्स होता है। एस्टिमेटेड होता है इसलिए मुझे जो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो हमारा क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट कहलाता है। अभी मुझे ऐसा फील आ रहा है, सुनो सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ऐसा फील आ रहा है कि 4-5 हाँ क्योंकि सब एक साथ बोल रहे हैं ना। चलो सुनो आप भी चुप नहीं हो रहे। अच्छा चलो हो गया। अर्जुन भाई तुम्हारी आवाज सुनते सब चुप हो गए। सुनो मैं आपसे ये कह रहा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस ये है कि जब आप सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज के अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, जब आप डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करते हैं, जब आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट ऑथेंटिक होते हैं, वेल कैलकुलेटेड होते हैं, फैक्ट्स के साथ होते हैं, सारे सबूत आपके पास होते हैं, फिगर्स 100% प्रूव्ड होती हैं, तो हम उस बैलेंस शीट को उस फॉर्मेट को हम कहते हैं बैलेंस शीट।
बच्चों बैलेंस शीट फॉर्मेट का नाम तभी होगा जब उसके अंदर सारी एसेट सभी लायबिलिटीज के अकाउंट आपने ओपन करे होंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग को आपने फॉलो करा होगा और सभी एसेट्स की प्रॉपर कैलकुलेशन करी होगी, राइट। तो हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने रियल अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करे, हमने एसेट्स के अकाउंट मेंटेन ही नहीं करे, तो ये सारी फिगर्स कैसी हैं? एस्टिमेटेड। जानते हैं हम बैलेंस शीट में फिगर्स कैसे शो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में? हम 31 मार्च को एक प्रोफेशनल वैल्यूअर को बुलाते हैं जो वैल्यूएशन करके हमारे एसेट्स का एक एस्टिमेटेड अमाउंट, उसका एस्टिमेटेड फिगर हमको देता है और वो हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो क्योंकि बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो कैलकुलेटेड नहीं है, उनके अकाउंट हमारे पास नहीं है, कोई फैक्ट हमारे पास नहीं है, इसलिए इसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। समझ आई बच्चों बात? यस सर। ये बताओ सिंगल एंट्री सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं तो क्या एसेट्स अकाउंट ओपन करते हैं? नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। फिर एसेट्स का अमाउंट हमें कैसे पता चला? ये वेल कैलकुलेटेड है या एक एस्टिमेटेड फिगर है? एस्टिमेटेड फिगर। और जिस फॉर्मेट के अंदर फिगर्स एस्टिमेटेड होंगी उस फॉर्मेट का नाम बैलेंस शीट होगा या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये बताओ कि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे या ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे? और ये होगी बैलेंस शीट ही, लेकिन इसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इसका क्या मतलब है? इस केस के अंदर जो फिगर्स है वो कैलकुलेटेड है या एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड। सारी फिगर्स एस्टिमेटेड है, राइट। चलो बच्चों, ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी ना? बिल्कुल, हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर वहां से ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। जब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पक्का डेबिट एसेट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, लायबिलिटी में डिफरेंस आएगा, वो जो लायबिलिटी में डिफरेंस होगा बेसिकली वही कैपिटल होगा, राइट। इसके बाद आप जब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर आप क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जब आप बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब चलिए रिवर्स, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें क्या एड बैक करेंगे आप? क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग। बच्चों ये बताओ, सिर्फ ड्राइंग्स ऐड करेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शब्द। इसके बाद लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे या इंटरेस्ट ऑन टोटल कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। नहीं, ओपनिंग प्लस एडिशनल बोथ माय डियर। अगर क्वेश्चन में, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा और एडिशनल कैपिटल की डेट भी नहीं, तब हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल लेंगे, राइट। जिस बच्चे ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, वो ज्यादा सही है। तो ड्राइंग्स बी माइनस ड्राइंग्स को एड बैक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एड बैक करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा। इसके बाद लास्ट में बच्चों क्या लेस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। और इसके बाद अगर आंसर 0 आया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आंसर पॉजिटिव आया, प्रॉफिट। आंसर नेगेटिव आया, लॉस। काफी है। सर मैं एक डाउट पूछूं? आप पूछो। सर वो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें मतलब आंसर नहीं दिए हुए थे, उसमें आपने ना एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में जाके माइनस किया था, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट था। ये क्वेश्चन वर्षन ने पूछा है, लेकिन सब बच्चे इसका आंसर सुनेंगे। बच्चों, ये जो स्टडी मटेरियल है आपका, स्टडी मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, इसमें 14 क्वेश्चंस हैं स्टडी नोट नंबर 5 में। ये जो वर्षा क्वेश्चन पूछ रही है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने अभी डिस्कस करा कि ये डिडक्ट होना चाहिए, लेस होना चाहिए, हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस नहीं करा। आप सब बच्चों ने क्लास 12th में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा होगा, याद है बच्चों को? यस सर, याद है। यस सर। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली P&L अकाउंट का पार्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, राइट। ये बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है या प्रॉफिट का एलोकेशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का एलोकेशन। अरे बच्चों, बिल्कुल, ये एप्रोप्रिएशन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पर चार्ज नहीं है। जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं वो P&L के डेबिट में आते हैं, और जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके उसका एलोकेशन करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो वहां पर मैंने डिस्कस करा था वीडियो में
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बुक में भी नहीं लिया गया। अगर ये गलत होता, अगर ये इसका कॉन्सेप्ट गलत होता तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल का पार्ट नहीं है तो आप चाहें तो उसको अलग रख सकते हैं और बाद में उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हैं, इसलिए हमने वहां पर इसको लेस नहीं करा था। ये एक रीजन था। बट सर एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो मैंने आपसे कहा, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, दोनों पॉसिबल हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म का तो हम इसे प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप का तो हम इसे प्रॉफिट से माइनस नहीं करते बल्कि इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो दोनों इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि दोनों पॉसिबल है, दोनों सही है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने अलग अलग दो क्वेश्चन में ये दोनों ट्रीटमेंट बच्चों आपको करके दिखाए। ये रीजन था वर्षा। ओके सर। जी वर्षा, चलिए वापस आते हैं। अब आइए लास्ट टॉपिक पर, फिर इसके बाद ये टॉपिक मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगा। लास्ट है कन्वर्जन मेथड। अब कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोल रहे, थोड़ा सा वो भी पार्टिसिपेट करिएगा बच्चों। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि हम पूरे साल या तो सिंगल एंट्री सिस्टम जानबूझकर फॉलो करते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि एक बड़ा बिग बिजनेस हाउस है, बड़ा बिजनेस है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और पिछले 10 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं और लास्ट 10 ईयर से वो डबल एंट्री बुक कीपिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन अभी ये जो 11वां साल है इसमें बड़ी भारी आग लगी उनकी प्रीमाइसेस पर, सब कुछ डैमेज हो गया और सारा प्रीमाइसेस उनका जल के एकदम बिल्कुल खत्म हो गया और उनके जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था जहां पर उनके रिकॉर्ड्स थे वो सारे डैमेज हो गए और रिकॉर्ड्स खत्म हो गए। कुछ कागज बचे हैं, कुछ किताबें बची हैं, तो बिल्कुल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेकर वो अपनी फाइनल अकाउंट कैसे बनाए, क्योंकि 31 मार्च आ गई तो फाइनल अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे। एक साल में एक बार अकाउंट्स क्लोज करना तो मैंडेटरी है। तो बच्चों इनके पास जो रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, इनसे फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे? ये यूज करेंगे कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री पर कन्वर्ट होंगे। और डबल एंट्री बुक कीपिंग में होता क्या है फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में कन्वर्जन मेथड से अगर फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कन्वर्जन मेथड का मतलब है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेकर आपको प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाने होंगे। आपको बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो अब कोई बच्चा थोड़ा इसमें बताओ कि सिंगल एंट्री सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं और आपको बनाने हैं फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। बताओ बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होगा क्योंकि वो लास्ट ईयर के अकाउंट से मिल जाएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो परचेजेस और सेल्स गिवन नहीं होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि परचेज बुक डैमेज हो गई, सेल्स बुक डैमेज हो गई। बच्चों कन्वर्जन मेथड का मतलब है कि आप प्रॉपर कन्वर्जन मेथड का मतलब है कि आप प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट। हेलो, यस सर, आ रही है आवाज आप? जी जी, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक और इसके बाद 2 परचेजेस, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा गिवन होगा, आपको परचेजेस और सेल्स मालूम करनी होगी। बच्चों वॉइस क्लियर है? यस सर। चलो बच्चों, इसे बस अभी हार्डली 10 to 50 मिनट्स और लगेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। बच्चों मुझे बताओ कि आप जब कन्वर्जन मेथड करोगे तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आप सिर्फ रेलेवेंट बात सुनो। कन्वर्जन मेथड में जब बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर आपको परचेज और सेल्स गिवन नहीं होगी। आप में से कोई बच्चा रिस्पॉन्स करो, परचेजेस कैसे मालूम करेंगे आप? परचेजेस गिवन नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट से। बहुत अलग बात है। किसी बच्चे ने बोला डेटर अकाउंट से। डेटर अकाउंट से मिलती है क्रेडिट सेल्स, पता कर डेटर से सेल होगा और क्रेडिटर से परचेज। अभी हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या कन्वर्जन मेथड? कन्वर्जन मेथड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा या प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनेंगे? प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनेंगे। कन्वर्जन मेथड का मतलब है हम सिंगल एंट्री सिस्टम से किस पर कन्वर्ट हो रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम पर। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी 2 इंफॉर्मेशन है जो गिवन नहीं होंगी क्वेश्चन में? परचेज और सेल्स। परचेजेस के लिए क्या करोगे आप? क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे।
क्रेडिटर्स अकाउंट से पूरी परचेज मिलेगी या सिर्फ क्रेडिट परचेजेस मिलेगी? क्रेडिट परचेज। तो फिर कैश परचेज के लिए क्या करोगे? बैंक स्टेटमेंट। बैंक सर बैंक या तो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, राइट? अच्छा, सेल्स के लिए क्या करोगे? सेल्स के लिए डेटर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट से पूरी सेल्स मिलेगी, टोटल सेल्स या सिर्फ क्रेडिट सेल्स? कैश सेल्स के लिए क्या करेंगे आप? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब बातें समझो। एक बात बताता हूं आपको मैं, आपका जो सीएमए इंटर ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंटायर सिलेबस है ना, इसमें 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। उन 3 में से एक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है बच्चों ये सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक आपका फाइनल अकाउंट स्टडी नंबर 3, 4, 5। 3 फाइनल अकाउंट, 4 एनपीओ और 5 सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 12 में से 3 ऐसे स्टडी नोट हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स कम है और प्रैक्टिस से ज्यादा है। आपकी बुक में 14 क्वेश्चंस हैं, आपको करने होंगे पूरे 14 क्वेश्चंस ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो। आपके एग्जाम्स में पता है क्वेश्चन कैसा आ सकता है इस बार? जो अभी एग्जाम होगा जुलाई में, आपको बताऊं कन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। आपको वो 8 या 10 इंफॉर्मेशन देंगे और आपसे कहेंगे टोटल परचेजेस का अमाउंट बताओ। समझ जाना ये कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन है और ये सिंगल एंट्री सिस्टम का है। बताओ बच्चों कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में? 8 या 10 ट्रांजैक्शंस देंगे और परचेज टोटल परचेजेस बताओ। टोटल परचेजेस आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? डेटर्स एंड कैश। ट्रेडिंग अकाउंट। आप नहीं ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ परचेजेस। पूरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 2 लेजर। चलिए मजा आएगा आपको सुनकर। आपको इसमें बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बिल्स पेबल अकाउंट में डिफरेंस आएगा और वो जाएगा क्रेडिट। बिल्कुल आपको आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है ये स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। आपको सिर्फ दैट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स का अमाउंट बताओ। वहां पर आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी। आपको अब तो पेपर ऑब्जेक्टिव है आपका, लेकिन आपको रफ में तो करके देखना पड़ेगा ना। आपको सेल्स निकालने के लिए डेटर अकाउंट बनाना होगा, आपको कैश अकाउंट बनाना होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना होगा। चलिए अब मुझे बताइए जल्दी से बच्चों, जब आप कन्वर्जन मेथड से फाइनल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। वहां पर परचेज और सेल्स आपको वर्किंग नोट्स में अकाउंट बना के पता लगानी होगी। इसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताइए डेप्रिसिएशन गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा? कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज गिवन होगी। नहीं परसेंटेज तो गिवन होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए कई बार आपको वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाना होगा। बताइए कौन सा? यस सर, फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, वेरी गुड वर्षा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट आप बनाएंगे वर्किंग नोट में और वहां पर एसेट्स के क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। समझ जाना कि ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। कोई बच्चा आप में से बताओ कि कन्वर्जन मेथड में कितने अकाउंट आपको वर्किंग नोट्स में बनाने पड़ सकते हैं? 7 से 8। हाँ नाम बताओ उनके नाम, 3-4 के एग्जाम नाम बताओ। एग्जाम्पल डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीपी अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। नहीं ट्रेडिंग तो मेन अकाउंट है। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। चलो बच्चों कन्वर्जन मेथड एक बात सुनो भाई, कन्वर्जन मेथड में आप क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। रिपीट करो से, कन्वर्जन मेथड में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है या वर्किंग नोट्स में अकाउंट बना के निकालनी होती है? वर्किंग नोट में बना आप अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूं, अगर बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन दूं, एक तो दूं मैं आपको फाइनल अकाउंट का और जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक मैं आपको क्वेश्चन दूं सिंगल एंट्री का, आप कैसे पता लगाओगे? जबकि देखिए स्टडी नोट नंबर 3 फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, स्टडी नोट नंबर 5 सिंगल एंट्री सिस्टम कन्वर्जन मेथड, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। पहले बताओ सब बच्चों ने सुना? स्टडी नोट नंबर 3, स्टडी नोट नंबर 5, स्टडी नोट नंबर 3 फाइनल अकाउंट, स्टडी नोट नंबर 5 सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन 3 और 5 दोनों में आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। आप कैसे पता लगाओगे क्वेश्चन को देखकर कि कौन सा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का है और कौन सा क्वेश्चन सिंगल एंट्री का? कैसे पता लगाओगे? मिसिंग अकाउंट होंगे परचेज सिंगल एंट्री में। कोई बच्चा मुझे रिस्पॉन्स करो कि सर जिस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन होंगी, जिस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सर जिस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, जिस क्वेश्चन में बच्चे जिस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी, परचेजेस, सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन,
सब कुछ गिवन होगा, वो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का। ठीक है, वहां बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट में कुछ नहीं बनेगा। बच्चों कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम का है? डेटा हमारा मिसिंग होंगी सारी, सब कुछ मिसिंग। ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, राइट? परचेसेस का अमाउंट गिवन नहीं होगा, सेल्स का अमाउंट गिवन नहीं होगा, और एक्सपेंसेस कई गिवन नहीं होंगे, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये बात यहां पर कह के खत्म कर रहा हूं कि देखो कन्वर्जन मेथड में हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। सिंपल है बच्चों, जिन बच्चों ने 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा उन्हें अच्छे से आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का कन्वर्जन मेथड बहुत आसान है। आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है, बस इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स में जाना है। किस बच्चे का परफेक्शन है, किसका परफेक्शन नहीं है, इससे पता चलेगा कि वो कैसे पता लगाएगा कि कौन सा अमाउंट किस अकाउंट को बना के पता चलेगा। डेप्रिसिएशन के लिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट परचेजेस के लिए बिल्स पेबल अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। राइट बच्चों? यस सर। चलो अब जल्दी से कुछ नोट्स देखो तुम। एक बार हम एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद फिर एक छोटा सा टेस्ट। चलो बच्चों, स्टडी नोट नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिकली सिंपल चैप्टर एकदम, फाइनल अकाउंट बनानी है, बस रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, छोटी सी बात है इसमें। सिंगल एंट्री सिस्टम बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखो, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि बहुत ही रेयर बिजनेसेस हैं जहां पर इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ट्रांजैक्शंस का बहुत कम होना जरूरी है, टर्नओवर बहुत कम हो, कुछ ही लैक्स में हो पूरे साल की टर्नओवर, तभी हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग से बिल्कुल अलग है। इट इज वन ऑफ द यूनिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जनरली यूज्ड बाय द स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसे आप अंडरलाइन कर लेना, जब ये पीपीटी आपको मिले आप इसके प्रिंट आउट निकालें तो इंपॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? इस पर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि किन बिजनेसेस में इसको यूज किया जाता है। It is one of the unique system of accounting generally used by the small business organizations which do not maintain a comprehensive accounting system like double entry bookkeeping. Clear है बच्चों? Yes sir. Yes sir. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। These businesses maintain rough records. Rough records का मतलब क्या हुआ कि वो एक स्केची, जैसे स्केच बनाते हैं ना हम, तो ऐसे स्केची रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। वो एक अपना छोटी सी कॉपी ली, उसमें कैश ट्रांजैक्शंस को लिख लिया, एक जगह पर सिर्फ अपने देनदार और लेनदारों के नाम लिखकर उनके प्रॉपर एक अकाउंट्स मेंटेन कर लिए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक बड़ा रफ रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला सिस्टम है। इसमें हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और रियल में सिर्फ कैश अकाउंट को, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं और कोई और रियल अकाउंट नहीं बच्चों। Because the principle of double entry is not followed, such system maintains only personal accounts and cash book, right? It means under single entry cash system, no real accounts. देखिए तीन बातें ABC। A, कोई भी real account maintain नहीं होगा except cash account. No real accounts are maintained except cash account. No nominal accounts are maintained. Nominal account बच्चों कोई भी नहीं बनेगा, कोई सैलरी, कोई रेंट, कोई इंटरेस्ट, कोई कमीशन, कोई डिस्काउंट अकाउंट, कुछ भी नहीं बनेगा। ऑल पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, लेकिन पर्सनल अकाउंट से सारे बनेंगे, सभी देनदारों के अकाउंट और सभी लेनदारों के। हमने किसको माल उधार बेचा और किससे उधार माल खरीदा उसका अकाउंट बनेगा, और सिर्फ कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद देखिएगा, फ्रॉम ऑल अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द स्मॉल स्केल बिजनेसेस डेलिबरेटली फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। बच्चों, जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अपने बर्डन को कम करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम को जानबूझकर फॉलो करते हैं, और इस सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये पैराग्राफ के बाद जो नीचे पैराग्राफ आएगा उसके आने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर हम जानबूझकर इस सिस्टम को फॉलो करें तो इस सिस्टम का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। और अगर हम जानबूझकर ऐसा ना करें बल्कि बिजनेस में कोई मिसहैपनिंग हो गई, आग लग गई और रिकॉर्ड सारे डैमेज हो गए, मजबूरी में हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो इनकम्प्लीट है, तो हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये जो डिफरेंस की जो दो पैराग्राफ है इस पीपीटी में, ये बुक में नहीं है, इनको आप कॉपी कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखिएगा सेकंड पैराग्राफ, बट समटाइम्स अ बिग बिजनेस हाउस आल्सो गेट्स देयर रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ heavy fire at their premises or damage of records due to riots, etc. In this case, the business house has to prepare its accounts from incomplete records, which is called incomplete records.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस नहीं करते नॉर्मली हम लोग कि भाई कब इस सिस्टम को सिंगल एंट्री सिस्टम कहना है बच्चों और कब इस सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, प्लीज इसको रिटेन करिएगा। बेनिफिट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ये तो सिंपल है, ये सिर्फ आपसे डिस्कस करा है, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, इसमें से कुछ नहीं आता एग्जाम्स में। बेनिफिट्स क्या है इसके? क्विक एंड इजी है टू मेंटेन करने में। क्विक एंड इजी का मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेविंग है, बस पूरे दिन में 2-4 बातें लिखी और अकाउंट्स मेंटेन हो गए। नॉट रिक्वायर्ड, इसमें किसी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एक 12th पास या कोई ग्रेजुएट आराम से सिंगल एंट्री सिस्टम के मेरे अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। नॉट रिक्वायर्ड अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। Third is, this is extremely useful for business run by individuals where the volume of activity is not large. ये मैंने आपसे कई बार डिस्कस करा कि कोई भी प्रोवाइडरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म इसको फॉलो कर सकती है अगर उनकी जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज है वो कम है। इट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि टाइम सेविंग भी है और इकोनॉमिकल भी है कि ज्यादा आपको एक्सपेंस नहीं करना, ज्यादा बुक्स आपको परचेज नहीं करनी, कोई ज्यादा स्टेशनरी आपको परचेज नहीं करनी। इट इज इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग। वीकनेस, अब इसमें कमियां क्या है वो आपको मालूम है कि आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। अच्छा बच्चों, पहले एक बार रिस्पॉन्स करो, क्या आप लोग पीपीटीज देख रहे हैं? आपको विजिबल है ये सब? एकदम। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अगर चलो ठीक है, बढ़िया। अब ये बताओ, मैं अभी इसमें आपको वीकनेसेस नहीं दिखा रहा, मुझे बताओ इसकी, इस सिस्टम की लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या हैं? बताओ, कोई एक बताओ। सर कंप्लीट रिकॉर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ये बताता होगा। इसमें रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं हो तो ठीक है। हाँ, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं पता लग पाती क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। बहुत अच्छी बात है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता नहीं चलता, बिल्कुल ठीक बात है। As principle of double entry is not followed, most of the transactions get single effect, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो नहीं कर रहे तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्या? Either debit or credit, right? It means that trial balance cannot be prepared and consequently arithmetical accuracy cannot be guaranteed. कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करो कि ट्रायल बैलेंस न बन पाने से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की गारंटी क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कई सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिन अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब कंसेप्ट में गड़बड़ हुई है या कैलकुलेशन में, अमाउंट के प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है? सर किसी चीज की वैल्यू की बात हो रही है, हमें किसी चीज का एक्यूरेट अमाउंट नहीं, तो हम एस्टिमेशन लगा पाएंगे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से मतलब है कि बताओ कि जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो, अगर आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करा तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो आपने अगर पूरे कॉन्सेप्ट्स को सही से फॉलो करा, डबल एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन को डबल इफेक्ट दिया, लेकिन सब कुछ सही करने के बाद आपने क्या हुआ कि 4000 की जगह 400 लिख दिया या 400 की जगह 4000 लिख दिया, इसे कहते हैं अर्थमेटिकल एरर। तो यहां पर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बच्चों, उसकी दोनों साइड्स का अगर टोटल इक्वल नहीं है तो हमें पता चल जाता है कि अगर कंसेप्ट हमारे सारे सही है तो हो सकता है हमने कहीं पर अर्थमेटिकल मैथमेटिकल एरर की हो, कहीं पर हमने अमाउंट ज्यादा या कम लिख दिया हो। तो ट्रायल बैलेंस के बनने से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की गारंटी होती है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल है तो कम से कम आपने, भले कॉन्सेप्ट्स में आपने बहुत सारी गड़बड़ की हो, लेकिन आपने प्लस माइनस में और अमाउंट के लिखने में कोई गड़बड़ नहीं करी, मैथमेटिकल एरर कोई नहीं हुई। ये पता चलता है ट्रायल बैलेंस के इक्वल होने से। आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पा रहे तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने किसी अमाउंट को कम या ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया, 40 की जगह 400, 400 की जगह 40 तो नहीं लिखा, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शंस को डबल इफेक्ट नहीं दिया, इसलिए ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये इसका पहला वीकनेस, इसका पहला लिमिटेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम का। सेकंड, profit or loss can be found out only by estimates as nominal accounts are not maintained. बच्चों ये बताओ, प्रॉफिट और लॉस जो हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट होगा या एस्टिमेटेड होगा? एस्टिमेटेड। रीजन आपके सामने, रीजन क्या है बच्चों? सर नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता, नॉमिनल अकाउंट नहीं बनते। चलो बच्चों बताओ कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट नहीं बनते? नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, एक्सेप्ट कैश अकाउंट। अब ये बताओ पीएनएल में, ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से बैलेंसेस आते हैं, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? पीएनएल अकाउंट, नॉमिनल। शाबाश, बिल्कुल सही बात है।
और नॉमिनल अकाउंट हमने बनाया नहीं, इसलिए प्रॉफिट लॉस हमारा एस्टिमेटेड होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, एक्चुअली नहीं होगा। बिल्कुल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ बैलेंस शीट। ऑब्वियसली बच्चों, बैलेंस शीट में तो ऑथेंटिक फिगर्स चाहिए होती हैं, एक्यूरेट फिगर्स चाहिए होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी फिगर्स एक्यूरेट ना होकर एस्टिमेटेड है, राइट? यस सर। फोर्थ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर्स। अच्छा, फ्रॉड और एरर को क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाता हम इस मेथड में? जब अकाउंट ही नहीं है, जब हमारे पास अकाउंट्स ही नहीं है, जब रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आसानी से अगर कोई गलती हो गई जाने जाने में तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, और किसी ने जानबूझकर कोई फ्रॉड करा उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास राइटिंग में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज नॉट प्रॉपर। ऑब्वियसली हमने कोई अकाउंट मेंटेन ही नहीं करा, सारा एस्टिमेटेड है, हमने एक प्रोफेशनल वैल्यूअर को बुलाया 31 मार्च को और वैल्यूएशन करा ली। यस सर। द एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक, जो अगर मान लीजिए किसी कंपनी को लोन लेना हो बैंक से, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी बिजनेस को लोन लेना हो, तो लोन के लिए बैंक क्या डिमांड करते हैं? आपका आईटीआर, इनकम फाइनेंशियल अकाउंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकॉर्ड होते हैं, आपका जी, आपका पीएनएल अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, वो है कहाँ आपके पास? आपने तो सिंगल एंटिटी सिस्टम को फॉलो करा, तो बैंक भी आपके अकाउंट्स पे रिलाई नहीं करते। द एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक बैंक्स कैन नॉट यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अ बैंक कैन नॉट डिसाइड वेदर टू लेंड मनी और नॉट। तो बैंक के लिए बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि इनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो इनकम्प्लीट है, तो इनको लोन सैंक्शन किया जाए या ना किया जाए, तो ये भी एक उनके लिए प्रॉब्लम है। चलो बच्चों, लास्ट है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अभी जैसे हमने डिस्कस करा, that under single entity system it is impossible to prepare the financial statements of the business and consequently ascertain the amount of profit or loss। अब यहां पर देखिए वो प्रैक्टिकल शुरू होने जा रहा है बच्चों, प्रैक्टिकल स्टार्ट्स। कैसे? ये कह रहे हैं जो अब तक हमने डिस्कस करा कि बड़ा मुश्किल है कि हम बिजनेस के फाइनल अकाउंट बना पाएं और अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पाएं, ये इम्पॉसिबल है इस मेथड में, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, तो प्रॉफिट कैसे मालूम करें? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान क्या है? हम प्रॉफिट कैसे पता करें? Single entry system gives two methods to find out the amount of profit or loss। ये सिस्टम हमको दो मेथड देता है जिससे हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, अभी हमने डिस्कस करा था। नंबर 2 कन्वर्जन मेथड, राइट? बच्चों क्लियर है ये? यस सर। चलो जल्दी से देखो, शाबाश, बस ये लास्ट 2 PPTs हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड डिस्कस कर रहा हूं। द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन। बताओ, नंबर 1 सबसे पहले क्या करोगे? प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कोई बच्चा रीड करो उसको जल्दी से, कोई बच्चा रीड करो उसको। Prepare the opening statement of affairs, that is opening balance sheet, and get the amount of opening capital। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, Statement of affairs, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि बेसिकली बैलेंस शीट ही है, बस इसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ और बच्चों इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों है? क्योंकि इसमें जो अमाउंट होते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं। शाबाश। अब चलो सेकंड स्टेप पर आ जाओ। प्रिपेयर द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड गेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, राइट? अब बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल मिला, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्लोजिंग कैपिटल मिला। इसके बाद आप क्या करेंगे? लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कोई बच्चा बताओ जल्दी से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। चलो शाबाश, देखो फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट विजुअल है भाई? यस सर, यस सर। लाइन नंबर 1 क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाइन नंबर 2 शाबाश। पहला कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम अमाउंट, थर्ड कॉलम अमाउंट। यहां तक क्लियर है? अब आप में से कोई बच्चा बताएगा लाइन अपने आप, तो मैं इसमें आपको शो करूंगा। लाइन नंबर 1 क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल, यस, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये हम लिखेंगे इनर कॉलम में या आउटर कॉलम में? आउटर कॉलम में।
ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमको निकालना पड़ सकता है, कैलकुलेट करना पड़ सकता है। निकालना पड़ता है। कैसे 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 कैसे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट बना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बच्चों इसमें क्या ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं, मैं जल्दी बोलो, क्या ऐड करूं? ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। और क्या ऐड करूं बच्चों इसके अंदर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। क्लोजिंग कैपिटल इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद इसमें लेस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। और क्या लेस करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका टोटल आउटर में लिखेंगे। और इसके बाद क्या लेस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बाद लेस करके आंसर पॉजिटिव आया तो क्या कहेंगे उसको? प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव को लिखेंगे ब्रैकेट में, राइट? चलो, ये फॉर्मेट क्लियर? आपको बताओ, ये फॉर्मेट क्लियर है? ये कंप्लीट फॉर्मेट है जो आपके सामने विजिबल है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का, राइट बच्चों? लास्ट पीपीटी, ये लास्ट प्रेजेंटेशन है कन्वर्जन मेथड। जल्दी बताओ, कन्वर्जन मेथड में आपको क्या करना होता है? ट्रेडिंग P&L बनाना। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। चलो, अब ये नोट पढ़ो। ये बताओ, ये ट्रेडिंग P&L आराम से बन जाएंगे या पहले हमें फिगर्स को फाइंड आउट करना होगा? फिगर्स उसको फाइंड करना होगा, एसरटेन करना होगा, उनको मालूम करना होगा ये फिगर्स। इसमें ट्रेडिंग में कौन से दो अमाउंट हैं जो कभी भी गिवन नहीं होते? बताओ, ट्रेडिंग में कौन से? शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज गिवन नहीं होती नॉर्मली? एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। और बैलेंस शीट में क्या गिवन नहीं होता? ओपनिंग कैपिटल। ये नीचे नोट पढ़ के सुनाओ मुझे, कोई एक बच्चा नोट पढ़ो नीचे। बट टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इसको ट्रांसलेट करो माय डियर, इसको एक्सप्लेन करो, ट्रांसलेट करो। बट टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आगे पढ़ो। वी हैव टू प्रिपेयर हमें कुछ लेजर अकाउंट बनाने होंगे वर्किंग नोट में। डेबिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। इस टेक्स्ट बढ़िया। तो ठीक है अर्जुन, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलो बच्चों, ये पीपीडीएस थी। अब 2-4 बातें डिस्कस करो। पीपीडीएस हमारी ओवर हो गई।